नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई 2024 का आंसर की आ चुका है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा और आप अपना इस बार सिलेक्शन भी लेंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे का किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेलवे अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो आपको ये जरूरी होता है कि उसने जो जो प्रश्न पूछे हैं वो सभी प्रश्न आप एक बार सॉल्व करें। तो मैं मान के चलता हूँ कि जेईई जो है वो करीब 8-9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाई है, तो अप्रॉक्स 250 प्रश्न होंगे। तो वो करने में ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो मैं उन्हीं में से 40 प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे छाट के लेके आया हूँ, जो कि अगर आप इनको भी अगर लगा लेते हैं तो 200 से 250 प्रश्न के बराबर ही होंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि रेलवे जो है वो प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। आप देखे होंगे आरपीएफ एसआई में जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार के प्रश्न जेईई में भी कुछ पूछे गए हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। 39 मीटर लंबी वैसी ही खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, जब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा MDH, ये तो सब लोग पढ़े होंगे। MDH मतलब मैन, डे एंड आवर। ठीक है, उसको हम W1 से डिवाइड करते हैं। ये इक्वल टू होना चाहिए मैन, डे एंड आवर के W2 यानी कि वर्ग 2 से। चलिए ठीक है, ये तो सबको पता होगा, इसी पे हम फिट कर देते हैं। देखिए 8 घंटे कार्य करना है, ये यहाँ पे देखो कि कार्य कितना हुआ है, तो 26 मीटर कार्य हुआ। ये कार्य है जो कि खाई को खोदा गया है। ठीक है, तो 26 मीटर कार्य को हम नीचे लिख लेते हैं। मैन कितने हैं, तो मैन कितना है 17 व्यक्ति। 17 व्यक्ति। दिन कितना लगा है, दिन कितना लगा दोस्तों 18 दिन। 18 दिन। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं ये 8 घंटे लगातार 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरे हम आए इधर, तो 39 मीटर कार्य करना है। कितना 39 मीटर। यहाँ पे 6 दिनों में खोदना है। कितना दिनों में 6 दिनों में खोदना है, जबकि प्रत्येक दिन 9 घंटे कार्य करना है। 9 घंटे। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उसको हम x मान लेते हैं। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 से मैंने इसको काट दिया। अगर इसको हम देखें तो 6 तिया 18 इधर हो रहा है, 6 इंटू 3 18। ठीक है 18, तो 18 से 18 कैंसिल और यहाँ 2 से इसको देखें तो ये 4 बार में, तो 17 चौके 68। 68 व्यक्तियों की आवश्यकता है। 68 टोटल। 68 तो टोटल चाहिए, लेकिन पहले से भी तो मौजूद है ना। पहले से कितना 17 व्यक्ति तो पहले से मौजूद है, तो 68 में से हम 17 को घटा लेंगे तो और हमें कितना चाहिए होगा 17 या 51। 51 व्यक्तियों की और जरूरत होगी, तो 51 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी रात के करीब 2 बज रहे हैं, 2 से ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे मैं इसको शूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे लगा कि ये करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा। देखिए दोस्तों 12 फरवरी 2024, यहाँ पे याद रखना है कि 2024 जो है वो एक लीप ईयर है। कैसा ईयर है, लीप ईयर है। इसका मतलब है कि इसमें जो है 366 दिन होंगे। कितना दिन होंगे 366 डेज हो गए, आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो 12 फरवरी से हम अगर चलें तो फरवरी में कितने दिन बचे होंगे, फरवरी 29 दिनों का होगा इसमें, क्योंकि लीप ईयर है। तो यहाँ पे 17 दिन, फरवरी में 17 दिन। और मार्च में कितना, मार्च में कितना, मार्च में दोस्तों, मार्च में 31 दिन। ठीक है, 31 दिन मार्च में। और अप्रैल में कितना, अप्रैल में जो है, अप्रैल में कितना दिन है 13 अप्रैल तक, तो 13 दिन यहाँ पे। तो 7 1 8 3 11 1 6 61 दिन। 61 दिन का हमें ब्याज चाहिए। कितना दिन का 61 दिन का। तो आपको पता है कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे मुझे 4000 दिए हुए हैं, 4000 मूलधन। मूलधन गुने समय, समय कितना 61 दिन। चलिए इसको 61 दिन को हम वर्ष में अगर कन्वर्ट करें तो 366 से मुझे भाग देना होगा, क्योंकि एक वर्ष में 366 दिन होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है 2024। ठीक है, मूलधन गुने समय हो गया। और दर कितना है 5.25 है ना। 5.25 को
हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 21/4। ठीक है, 21/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो 21/4 मैंने इसको लिख दिया, पॉइंट हटा दिया। ठीक है, और बटा में नीचे लिख देते हैं 100, है ना, क्योंकि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो इसको कैंसिल आउट करता है। इसको 6×36 है, 6 बार कट रहा है ये। और क्या कटेगा, और क्या कटेगा, 4 से ये कटेगा ना 10 बार में, हाँ बिल्कुल। और ये 3 से कटेगा 2 बार में, और 3 से कटेगा 7 बार में। ये कटेगा कितना, 5 बार में। तो बचा क्या, 7×5 = 35, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो ₹35 हुए। कितना रुपए, 35 रुपए। तो 35 रुपए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बनाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है ना, 740 में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कितना चाहिए, 740 में तो खरीदा है, कितना, 740 में। अब उस पर 20% का लाभ चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 10% का जो वैल्यू होता है, अगर हम यहाँ से एक अंक को हटा दें, एक जीरो को, तो वो 10% का वैल्यू होता है। ठीक है, एक अंक को, तो ये 10%, 20% उसका दोगुना होता है ना। तो ये 75 दूनी 150 होता है, उसमें 2 कम, यानी कि 148 जो है वो ज़्यादा ही अंक क्या करेगा, 148 रुपया लाभ लेगा। क्या लेगा, 148 रुपया लाभ लेगा, क्योंकि लाभ 20% है। ठीक है, तो ये देखें तो 8, 8 और 8, ये जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, 888 रुपये। इस सवाल का सही जवाब। आप अगर चाहें तो 740 का 120% भी निकाल सकते हैं। ऐसे 740 का 120% में बेचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, बच्चों का 48 लास्ट में 8 आना चाहिए, तो 8 जो है एक ही ऑप्शन में। कभी कभी आपको जो है ऑप्शन पे भी ध्यान देने होते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये जो ऑप्शन होते हैं ये सिर्फ आपको ये ऑप्शन नहीं होते, ये आपको करने का तरीका भी बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का मतलब है मीडियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीडियन। मीडियन, मीन, मीडियन, मोड तो आपने पढ़ा ही होगा। जब अब हम अगर मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी का योग करते हैं और बटा जो सभी जितना संख्या होता है उससे हम भागा देते हैं। तो ये क्या निकलता है, ये निकलता है हमारा मीन। मतलब मीन मतलब माध्य। मीडियन कैसे निकलता है, तो मीडियन निकालने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग कहने का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। तो सबसे छोटा मुझे 52 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 52। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद मुझे दिख रहा है 68। 68 से छोटा कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, 68 भी हो गया। उसके बाद बचा है 88 और 90। चलिए 88 पहले होगा, उसके बाद 90 होगा। 88, 90 हो गया। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, ये तो बहुत बड़ा है, ये बड़ा है। अच्छा, 110 और 134, 152 है ना। 110, 134, उसके बाद 152। ठीक है, उसके बाद बचा है 180। सही है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब मैंने लिखा तो ये गिनना होता है कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है तो 4 इस साइड और 4 इस साइड। ठीक है, बीच वाली संख्या मुझे नहीं पता चल रहा है। अगर मान के चलिए इन प्रश्नों की संख्या, ये जो नंबर दिए हुए हैं वो अगर क्या होते हैं, और नंबर में होते, जैसे अगर 7 नंबर होता, क्या होता, 7 नंबर होता, तो 3 इधर वाला हटा देते, बीच वाला जो होता वो मीडियन होता। लेकिन ये क्या है, इवन संख्या दिया हुआ है, मतलब 8 संख्याएं हैं यहाँ पे, तो इवन है। तो ये जो बीच वाली जो 2 संख्या है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 110/2। तो ये बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो मुझे आ गया यहाँ पे 200/2 इज इक्वल टू 100। कितना आया, 100। 100 जो है इसका मीडियन है। ठीक है, मीडियन यही ऐसे ही निकलता है। अगर बहुलक अगर निकालना होता है तो जो संख्या इसमें बहुत ज्यादा बार रिपीट होती है, 2-3 बार अगर कोई संख्या रिपीट हो जाती, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक होता है। अगर रेंज निकालना होता है तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे 180 है, उसमें से हम सबसे छोटा को घटाते हैं तो हम रेंज निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं।
एक तीसरा नल इसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा अच्छा, ये तो इजी हो गया भाई। एक 54 घंटे में भर रहा है, दूसरा 54 घंटे में खाली कर रहा है, तो इन दोनों का तो काम बराबर हो गया भाई। ये 54 घंटे में भर रहा है, ये 54 घंटे में ही खाली कर दे रहा है, तो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया। एक माइनस में एक प्लस में, कहानी खत्म। ठीक है, तो कौन जो बच रहा है, ये 2 घंटे वाला बच रहा है जो कि सिर्फ भरेगा, है ना। तो कितने घंटे में नल खाली टंकी भर जाएगी? 2 घंटा इसका सही जवाब होगा। आप अगर चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, एक जो नल है 2 घंटे में भर रहा है, एक जो है 54 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 54 घंटे में। एक जो तीसरा है वो 54 घंटे में खाली कर रहा है, मैं यहाँ पे माइनस में 54 लिखता हूँ। ये टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क ये मैं 54 मानता हूँ, क्योंकि जो इसका एलसीएम होगा 54। इसका अगर इफिशियंसी देखें तो इसका इफिशियंसी होगा 27, मतलब 27 काम 1 घंटे में करेगा। इसका इफिशियंसी देखें तो 1 होगा। कितना? 1 होगा इसका, क्योंकि 54 को हम भागा देंगे 54 से, तो 1 काम ये डेली कर रहा होगा। उसी तरह से ये भी देखें तो ये भी -1 में होगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, खाली करने वाला है। अब यहाँ पे देखें कि एक दिन में टोटल 28 काम हो रहे हैं। कितने काम? 28 काम हो रहे हैं, और एक जो है खाली कर रहा है। 28 में से क्या कर रहा है? एक खाली भी कर रहा है, तो टोटल 27 काम हो रहे हैं एक दिन में। एक दिन में टोटल 27 काम। टोटल मेरे पास काम की संख्या 54 है, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, यानी कि 2 दिन लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। उसके बाद क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। निम्न में से किसके बराबर है? ये आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है ना, 1 प्लस साइन ए। तो मैं आपको बताऊं कि 1 प्लस साइन ए का जो वैल्यू होता है, ये आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा? 1। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ सही है। तो ये तो सारा तो 1 का ही वैल्यू दिया हुआ है, इसको जब चेंज करेंगे तो 1 1 आएगा। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है भाई, इसका तो आंसर 1 ही होगा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में दिए हुए है ना, मल्टीप्लाई में। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सारा 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न में जान नहीं था। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है? चलिए मैं कुछ मान लेता हूँ। माना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माना कि पंखे का जो मूल्य है, पंखे का अंकित मूल्य नहीं, क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। पंखे का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना? 100 रुपए। कितना दोस्तों? 100 रुपए। सही है, 100 रुपए माना। अब क्या बोला यहाँ पे? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करेगा, यानी कि जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, ये इतना आपको लिखना नहीं होता। एक सेकेंड, इतना लिखना नहीं होता, ये सारी चीजें आपको मन में करनी होती है। अंकित मूल्य कितना होगा? 20% अधिक का अंकित करेगा, यानी कि 120 रुपया अंकित मूल्य है। सही है। क्या बोलता है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है ना, छूट दे रहा है 10%, यानी कि यहाँ पे जो है 10% का मतलब 12 रुपया छूट दे रहा है। 10%, ठीक है, 10% मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 10% का छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 108 रुपये। ये आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है? आप देखेंगे कि लाभ जो है, क्रय मूल्य है 100 रुपया, 108 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 8 रुपये का। यहाँ से यहाँ आप देखो 8 रुपये का लाभ हो रहा है। सही है। हमें पूछा है यदि वह 150 का लाभ अर्जित करता है तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य पूछा है। चलिए, जब 8 रुपया लाभ अर्जित कर रहा है, मेरे हिसाब से कितना कर रहा है? 8 रुपया। सही है, 8 रुपया। तब अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया। अंकित मूल्य तो 120 है ना। जब ये 1 रुपया करेगा, हमसे कितना बोला गया है? 150 रुपया लाभ। चलिए डायरेक्ट इसको 150 पे निकाल लेते हैं। तो 120 बटा 8 इंटू 150, 150 रुपया जब लाभ प्राप्त करेगा तब अंकित मूल्य कितना होगा? ये देखिए, आप 15 से कट रहा है, और 15 इंटू 15 225 होता है, यानी 225 पे 1 0। हाँ सही, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुलक पूछा गया है। बहुलक का मतलब होता है आपसे मोड पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर मोड निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। चलिए देखना शुरू करते हैं। 17 17 17
17। 17 तो एक ही बार है भाई। 16 एक बार, 2 बार, 3 बार। 16 3 बार है। 16 जो है वो कितना है, 3 बार है। चलिए 16 3 बार है। और कौन सी संख्या बची, 12। 12 कितना बार है, 12 तो एक ही बार है, तो 12 भी खत्म। अभी तक 16 जो है वो अभी तक मेरा बहुलक जो है वो है 16, ठीक है, क्योंकि 16 3 बार रिपीट हुआ है। 15 चेक कर लेते हैं। 15 भी एक ही बार है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 13 चेक करते हैं। 13 2 बार है, लेकिन जो 16 है वो 3 बार है, तो 13 भी नहीं होगा। 14 मैंने चेक किया क्या, नहीं, 14 भी नहीं होगा, एक ही बार है। 20 भी एक ही बार है। 16 जो है इस सवाल का बहुलक है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो बहुलक होता है ना, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बार होते हैं। एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। रिपीटेड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि मैंने इसमें मेहनत की है, तो इसको आप एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे मैं शूटिंग पे आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 70 डिग्री, 85 डिग्री और 95 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप ज्ञात करना है। देखिए चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, जो चतुर्भुज होते हैं उसके चारों कोणों का जो माप होता है, चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। चतुर्भुज जो होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, 360 डिग्री के होते हैं। टोटल एंगल का माप जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे देखें तो 70 दिया हुआ है, एक कितना डिग्री, 70 डिग्री। एक जो है 85 डिग्री दिया हुआ है, सही है, 85 डिग्री। एक जो है 95 डिग्री दिया हुआ है, 95 डिग्री। चौथा मुझे नहीं पता, और टोटल का वैल्यू होना चाहिए 360 डिग्री, ठीक है। इसको जोड़े तो यहाँ से 5 इसको ले लेते हैं, तो 100 हो गया ये 100, यानी कि 180, और ये 180 और 70 कितना होता है, 250। 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अगर देखें तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 360 में से ये 210 घटेगा, यानी कि 110 डिग्री जो है वो चौथा जो एंगल है वो होगा, ठीक है। तो 110 ये रहा ऑप्शन, सही है। 110 डिग्री इस सवाल का सही जवाब है। चौथे एंगल का माप जो है वो 110 होगा। आगे बढ़ते हैं। कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप से काटा जा सकता है, ठीक है। कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए, तो यानी कि क्या बोला है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम मतलब एचसीएफ आपको निकालना होगा। तो आप ऑप्शन से जाओ तो 96, 96 सबसे बड़ा नंबर है। 96 से 96 तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कट सकता, यही ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 48 है, उसके बाद बड़ा, तो 48 से 48 दूनी 96, और 48 दिया 144, सही है, ये आपका आंसर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 48। आप एचसीएफ भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ तो वही होता है ना जो कि मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि हाईएस्ट नंबर होता है, जो कि सभी को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है। तो ये 48 ही होगा, 48 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। अच्छा, ठीक है। ये देखिए वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे क्या, एक टीवी भी लिख लेते हैं, टीवी, ठीक है। टीवी क्या बोला कि टीवी की कीमत से 75% अधिक है। अगर टीवी की कीमत अगर मान के चलते हैं कि 100 रुपए है, तो जो वॉशिंग मशीन है उसका कीमत 25 रुपया होगा। ये चीजें समझ में आई। 25 रुपया क्यों, क्योंकि टीवी के मूल्य से 75% कम है। अगर ये 100 है तो इसका 75% 75 होगा, और 75 कम होगा तो ये 25 होगा, सही है। हमें बोला है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 70% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन, अच्छा टोटल जो है 8 वॉशिंग मशीन खरीदा है इसने, और टोटल जो है 2 टीवी खरीदा है। कितना टीवी, 2 टीवी। तो टोटल देखें तो यहाँ पे 200 रुपया का इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपए का, 200 का। यहाँ कितने का इन्वेस्टमेंट है, ये भी 200 का। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है जो दोस्तों वो है 400 का, ठीक है। 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये चीज समझ में आई। 200 रुपया का वॉशिंग मशीन खरीदा और 200 रुपए का टीवी खरीदा, तो टोटल 400 हो गए। हमें बोला कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि हुई, 77% की वृद्धि हो गई, यानी कि 77% इसका कितना होगा,
है ना। 77 दूनी 154, 154 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 154 रुपया बढ़ गया। ये क्या है? 77% है। ठीक है, 77%। तो देखें तो ये जो है हमें जोड़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। और जो टीवी है, टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है। टीवी का कीमत है ये, यहाँ पे 27% का कमी। 27% कितना होगा? 27 दूनी 54, ये हो गया 27%। ठीक है, 27% की यहाँ पे कमी हो रही है। सही है, कमी हो रही है। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे 154 की वृद्धि और यहाँ पे 54 की कमी, यानी कि वृद्धि कितना? वृद्धि जो है वो टोटल 100 रुपए का वृद्धि हुआ। क्या हुआ? 100 रुपए का वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है 100 रुपए। देखिए तो कमी वाला तो आंसर हो नहीं सकता, ये आप काट दो। अब देखते हैं, पहले जो था वो टोटल इन्वेस्टमेंट था 400 का, 400 पे 100 रुपए का वृद्धि हुआ है, यानी कि 1/4 का, 1/4 का, यानी 25% ऐसे ही ये दिख रहा है, 25% दिख रहा है। तो 25% इस सवाल का सही जवाब है। सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 की धनराशि का निवेश किया। कितना रुपए? 5,000 रुपए। यदि उसे x वर्षों के बाद 8640 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो x का मान क्या है? अच्छा, यहाँ पे x छूटा हुआ, क्या छूटा हुआ है? 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। अच्छा, x वर्षों के लिए, तो x का मान यहाँ छूटा हुआ, यहाँ लिखा। अच्छा हाँ, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है। चलिए कोई बात नहीं, x मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जो मूलधन है कितना? 5,000 रुपए, 5,000। इस पर 20% ब्याज लग रहा है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसका 20% कितना होगा? 10% होगा 500, और 20% होगा इसका डबल, यानी 1,000 रुपया। तो पहला वर्ष में जो है 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा, तो टोटल जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 6,000 एक वर्ष में, पहला वर्ष में। उसी तरह से अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये लगेगा। हमें कहाँ तक पहुंचना है? 8640 तक। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो 20% कितना होगा? 6 दूनी 12, 1200 होगा 20%। ठीक है ना, 20% फिर से ब्याज मिला, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7200 रुपये, 7200। ये दूसरा वर्ष में हुआ। कितना वर्ष में? दूसरा वर्ष में। अब देखें तो 720 रुपया 10%, 7 दूनी 14, 1440 रुपये मिलेंगे, जो कि तीसरा वर्ष में मिलेगा। 0 4 6 8, 8640। तो ये एग्जैक्ट आ गया दोस्तों, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर मान के चलिए कि कुछ अप्रॉक्स में आता है या फिर वहां पे हम नजदीक पहुंच पाते, तब हमें कुछ और करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। पहला वर्ष में 6,000 रुपया हुआ टोटल मिश्र धन, दूसरा वर्ष में 7200, तीसरा वर्ष में 8640, यानी 3 वर्षों की अवधि है। तो 3 इस सवाल का सही जवाब है। सही है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। यदि 12 और 24 का तृतीयानुपाती 100 हो तो x का मान क्या है? देखिए हम तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं? a/b इज इक्वल टू b/c। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये भी तरीका और ये भी तरीका है कि b² इज इक्वल टू ac, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर वही चीज आएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो b² का वैल्यू क्या है? 24। b² का वैल्यू क्या है? इसी पे पुट कर देते हैं 24। तो 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 इज इक्वल टू ए और सी। ए का वैल्यू है 12, ए का वैल्यू है 12 इंटू सी। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 होगा सी का वैल्यू। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, ये तो ईजी है। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? दोस्तों ये तो जो पहला दिन जो एग्जाम हुआ ना, उसमें ऐसे 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और सभी शिफ्टों में ये पूछे गए हैं। 1 से 91 तक के सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। नेचुरल नंबर का हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एन कहने का मतलब जो लास्ट संख्या है, लास्ट जो है 91 है, n+1/2। ठीक है, लगातार होना चाहिए।
सभी जो प्राकृत संख्या है 1 से 91 तक उसकी क्या है औसत निकालना है, तो n प्लस 1/2 से हम निकालेंगे। तो n प्लस 1/2 अगर करें तो 91 हो गया n का मान प्लस 1/2 यानी कि 92/2। 92/2 तो कितना हो जाएगा 46। 46 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, बहुत हल्का हल्का प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ अच्छे भी प्रश्न है वो आपको लास्ट में मिलेंगे। लास्ट में अच्छे भी प्रश्न रखे हैं मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखेंगे 4a प्लस 9b प्लस 5c, ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 4a प्लस 9b प्लस 5c, 5c का ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना, यही तो होता है, यही होता है। ए स्क्वायर अगर हम देखें तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 ए स्क्वायर, ठीक है 16 ए स्क्वायर। बी स्क्वायर देखें तो 9 9 81, 81 बी स्क्वायर। इसको देखें सी स्क्वायर तो 5 5 25, 25 25 सी स्क्वायर, सही है 25 सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 72, 36 दूनी 72 ए बी, 72 ए बी प्लस 2bc, 2bc, bc कौन है ये b और ये c। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 तो 2 लगा हुआ है तो 90, 90 bc, ठीक है 90 bc प्लस 2ca, ca मतलब c का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 4, तो 5 के 20 और 2 भी लगा हुआ है यानी कि 40 ca, सही है। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये ऐसा ही एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका दिया हुआ था। ठीक है, क्या होता है कि इस तरह के आंसर टाइप करने में थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं इसको टाइप नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऑप्शंस भी नहीं है, मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे। और पहला दिन जो शिफ्ट हुआ उसमें 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और बहुत हर एक शिफ्ट में ये पूछा गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट और फिर उतने ही सममूल्य मतलब उतना ही रुपया। ये कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि 100 रुपए का कोई वस्तु है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर इस पे अगर 12% की अगर छूट दी जाती है 12%, तो 12 रुपए की छूट दी जाएगी। कितने रुपए की 12 रुपए की। लेकिन छूट देने के बाद इसका जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 88। लेकिन इस बार 12% की छूट नहीं दी जाएगी, इस बार जो है ये परसेंट नहीं छूट दी जाएगी, इस बार ये 12 रुपए की ही छूट दी जाएगी। मतलब यहाँ पे जितना मूल्य का छूट दिया गया उसी मूल्य को यहाँ पे भी छूट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोल रहा, पहली बार जो है वो परसेंटेज दिया जाएगा और दूसरी बार जो उसका जो मूल्य आया था परसेंटेज का वो आपको छूट के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखते हैं क्या है कि 346 रुपए में बेचा गया है। कितना रुपए में 346 में, जबकि उसका अंकित मूल्य जो था वो था 1730 रुपए। 1730 रुपए थे अंकित मूल्य, उसको बेचा गया है 346 में। यानी कि छूट कितना रुपया दिया गया है, क्या छूट क्या दिया गया, हाँ ये छूट दिया गया कितना ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, छूट कितना रुपया दिए गए तो देखें तो 10 में से 6 गया 4, सही है, और यहाँ पे बचेगा 2 यानी 12 में से 4 गया 8, सही है, और यहाँ पे 6 यानी कि 3, 1384 रुपए छूट दिया गया। 1384 अगर छूट दिया गया दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जितना भी पहली बार जितना परसेंटेज दिया होगा और जितना उसका मूल्य आया होगा, दूसरी बार उतना ही रुपए का छूट दिया गया होगा। यानी कि दोनों जो मूल्य हैं वो बराबर है। यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड अगर करें तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और ये 2, यही होगा ना, यही होगा ना, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। 692 रुपए का पहली बार भी छूट मिला होगा और दूसरी बार भी 692 का ही छूट मिला होगा। तो हमें पहली बार ये सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है। अंकित मूल्य था 1730 रुपए। 1730 का 692 कितना है ये आपको बताना है।
692 जो है 692 1730 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, यही तो पूछा है ना। चलिए देखते हैं। 10 से 10 ये कटेगा, 3 चौके 12 17 चौके 68, हाँ 4 बार ये कट रहा है, ठीक है 4 बार। तो ये 4 × 10 देखें तो 40% का छूट मिला। कितने? 40%। पहला बार जो डी परसेंट दिया हुआ है ना, जो डी परसेंट, वो 40% का छूट दिया है। तो 692 रुपये का पहली बार भी छूट मिला, और दूसरा बार भी कितना मिलेगा, जितना पहली बार छूट मिला होगा उतना ही मूल्य का छूट दूसरा बार भी मिलेगा। ठीक है, तो 40% इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10 के, कक्षा 10 ये 10वीं क्लास है, कक्षा 10 के 3 अनुभाग ए बी सी में कुल 120 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने? 120 विद्यार्थी। 3 अनुभागों के औसत अंक जो है वो 85 है। ठीक है, औसत अंक दिया हुआ है 85 टोटल का। अनुभाग बी और सी के औसत अंक 88 हैं, और अनुभाग ए के औसत अंक हैं 78। चलिए, ए के औसत अंक हैं 78। अच्छा, ए का पता है, बी और सी का पता है, बी और सी का है 88, जबकि कुल जो सब टोटल का जो औसत अंक है वो है 85। तो इसको हम लगा लेते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो ए यहाँ पे रख लेते हैं, बी और सी साथ में दिया हुआ है, बी और सी, बी और सी। ठीक है, 1 मिनट, बी और सी। यहाँ पे इसका बी और सी का औसत दिया हुआ है कितना? 88। बी और सी का कितना? 88। ए का कितना? ए का 78। ए का कितना दिया हुआ है दोस्तों? 78। ओवरऑल कितना है? 85। ओवरऑल 85 को हम बीच में रख देते हैं। ठीक है, 85 को इसको लगाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? 88 में से 85 घटेगा तो ये आएगा 3, और इधर आएगा कितना? 85 में से 78 जाएगा तो ये आएगा 7। 3:7, यानी कि ए का जो अनुपात है 3 है, और बी और सी दोनों मिलाकर के 7 है। ठीक है, टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 120। टोटल 120 है। हमें क्या पूछा है? ए में विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो ए में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 3। टोटल कितना में से? 10 में से। ए में जो है विद्यार्थियों की संख्या, ए में कितना है? 3। टोटल कितना? टोटल 10 में से। टोटल 10 में से 7 3 10 होता है ना, 10 में से 3 जो है वो ए में है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 120, यानी 120 में कितना होगा? तो 10 से 10 12 3 36। 36 जो विद्यार्थी है वो ए में है। कितने विद्यार्थी? 36। हाँ, ये रहा इसका सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर से वही प्रश्न आया, 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? चलिए, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ। n+1, n जो है लास्ट वाली संख्या है, यानी कि 92/2। इसको अगर करें तो 92+1/2, तो कितना हो जाएगा? 93/2। कितना होगा? 46 दूनी 92 होता है, यानी कि 46.5। 46.5 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया है। ये देखेंगे 58K, क्या लिखा हुआ है? 58K। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 7 6 और 4। ये जो है 11 से विभाज्य है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये K का मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है? अल्टरनेट नंबर को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करके देखते हैं, तो 4 और 7 11, 11 और 8 19। इसको ऐड करने पे आ रहा है मेरे पास 19। ठीक है, इसको देखते हैं, तो 5 और K, 5K हो गया, 5 + K और 6, यानी कि 11। 11 + K, 11 + K। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, जो अल्टरनेट जो नंबर है, इनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का होना चाहिए। तो इनका अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे 8 का आ रहा है ना। 11 और 11 में अगर 8 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 11 में अगर 8 जोड़ दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 1 सेकेंड, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। सही है, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। 11 में 8 जोड़ना है, यानी कि K का जो वैल्यू है वो 8 होगा। K का वैल्यू कितना होगा? 8। ये चीजें समझ में आई। K की जो वैल्यू होगी वो होगी 8। ठीक है, K का वैल्यू 8, तभी तो यहाँ पे 19 होगा, नीचे भी 19 होगा। तो इसको पे ही हम बैठा देते हैं इस पे, तो K² का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 3K, यानी कि 3 × 8, 8 कितना होता है? 64। 64 माइनस 8 के 24। तो ये कितना आ जाएगा? 40। 40 इस सवाल का सही जवाब होगा।
40। ठीक है, 40। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कुछ था नहीं, इजी प्रश्न था। राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। राधिका की औसत चाल आपसे पूछा गया है। देखिए 230 किलोमीटर 230 किलोमीटर 230 किलोमीटर की जो दूरी है वो चाल क्या रहा है इसका, 46 किलोमीटर पर आवर। 46 किलोमीटर पर आवर, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, मैंने लिख दिया। उसी तरह से 400 किलोमीटर की जो दूरी है उसने कैसे तय की है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये देखें तो ये 4 बार में कट गया, और ये देख रहे हैं तो ये 5 बार में कट गया, 5 बार में। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, यानी कि 5 घंटा इसका आ गया और इसका कितना आ गया, 4 घंटा। टोटल जो है टोटल 9 घंटे हो गया। टोटल जो हुए 9 आवर्स हो गए। टोटल दूरी कितना हो गया, तो 400 और 230 यहाँ पे कवर किया, यानी कि टोटल जो दूरी कवर किया 630 किलोमीटर कवर किया, और टोटल जो उसको टाइम लगा है वो लगा है 9 घंटा। तो औसत तो ऐसे ही तो निकलेगा, तो 9 सत्ते 63, ये तो 7 बार में कट जा रहा है भाई, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी क्या है, औसत चाल है। चलिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हल्का प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। ये देखेंगे, ये सारे प्रश्न मैं बता दूं कि सारे प्रश्न पूछे हुए ही हैं, आप एक बार मिला लेना आंसर की में। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आए थे, और लास्ट में भी धीरे धीरे हार्ड प्रश्न आ रहा है। मैंने क्या किया था कि पहली शिफ्ट का जो जितना भी प्रश्न था वो मैंने उसको ले लिया था, और पहले शिफ्ट में 3-4 प्रश्न आए हुए थे जो रिपीटेड हैं, तो उनसे एक ही प्रश्न मैंने लिया। ठीक है, वो एक गलती से लिया गया था 2 प्रश्न। तो और उसके बाद जो भी मतलब कि और जो मुझे लगा कि ये दूसरा प्रकार है, तो वहां से भी मैंने उठाया है। ठीक है, तो मिलेगा। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 289 है। वर्गाकार एक भूखंड है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 289 मीटर स्क्वायर। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अच्छा ये तो बहुत ईजी हो गया भाई, ये तो 17 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, 17 का स्क्वायर है ना। तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा क्या है 17, 17 सही है, 17 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कुछ था नहीं इसमें। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2820 प्राप्त होता है। 50% की वृद्धि करने का मतलब कि पहले से 100% था, उस पर क्या किया 50% बढ़ा दिया, तो कितना आ गया संख्या 2820। 2820 यानी कि 150% का वैल्यू जो है वो है 2820। सही है, 150% का वैल्यू है 2820। 2820 150% का वैल्यू है, 150% का, तो 100% का वैल्यू हमसे पूछा है। सही है, तो अगर हम इसको अगर देखें तो 1 0 से 1 0 और 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 3 से ये भी कट रहा है क्योंकि 12 आ रहा है ना। तो 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। 94 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, 188। हाँ, ये वाला सही जवाब होगा। ठीक है, 1880, 1880 सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़े, आप इसको 3 भी मान सकते थे क्योंकि 50% है ना, 50, एक सेकेंड, 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/2, मतलब 2 था उसको 1 बढ़ा दिया गया तो वैल्यू जो है 3 हो गया, यानी 3 का वैल्यू जो है वो 2880 दिया हुआ, 2820 दिया हुआ है, और 2 का वैल्यू हमें पता करना था, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप 3 से काटते और 2 से मल्टीप्लाई करते। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु कहने का मतलब, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि 2 भुजाएं जो हैं वो बराबर है। 2 भुजाएं बराबर, तीनों बराबर नहीं हो गया ना। चलिए एक बार फिर से मैं इसको बना देता हूं, मुझे लग रहा है कि ये तीनों बराबर हो गया। चलिए ठीक है, अब सही हो गया, ये दोनों बराबर है। चलिए, हालांकि बराबर हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, समझना है हमें। देखेंगे दोनों जो बराबर भुजाएं हैं वो है 100 मीटर का, और ये भी है 100 मीटर का, 100 मीटर का। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, और जो नीचे वाला आधार है वो है 56। इसका दिया हुआ है 56, अच्छा सेंटीमीटर में है सारे, 1 मिनट, ये सारे सेंटीमीटर में है। मैं फिर से लिखूं, चलिए आप समझना, ये मैं सेंटीमीटर ऐसे बनाता हूँ,
सी और एम सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों आप अगर चाहो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भी आप लगा सकते हो फार्मूला, उसका फार्मूला भी होता है, लेकिन मुझे वो जरूरत यहाँ पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि ये ट्रिपलेट पे सेट है। ट्रिपलेट पे कैसे सेट है, मैंने आपको बोला था, देखिए जब ये 100 और 56 है, 1 मिनट मैं इसको पहले क्या डाल देता हूँ, ये लंब डाल देता हूँ, इस पे लंब डाल देते हैं, एक लंब डालते हैं। ठीक है, मैंने लंब डाला, हालांकि सही नहीं है लेकिन आप समझना। और 100 दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है 56, इसको अगर छोटा करें तो ये 25 होगा और ये कितना होगा, 14 चौके 56, यही तो होगा 14 चौके 56, 25 चौके 100 और 14 चौके 56, यही हो रहा है ना। हाँ नहीं, लेकिन ये तो फिर 28 हो जाएगा ना, ये 28 हो जाएगा और ये भी 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रिपलेट बात करें तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल हम देखेंगे। एक सेकंड मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रिपलेट पे सेट हो जाएंगे, ये ट्रिपलेट पे सेट हो जाएंगे। 28 ये है और ये है 100, 28 ये है और ये है 100। तो अगर 28 और 100 का अगर हम निकाल के देखें तो 28 और 100, यहाँ पे 28 होगा, एक सेकेंड, 28 अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। ये 28 मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 7, यानी कि 25 7 और एक और कितना होता है, 25 7 और 24, 25 7 और 24 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये अगर 24 है, 24 है, क्या 24 है, ये वाला 24 है, क्या 24 24 है ना, 24। तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 96, क्योंकि सारे जो है 4 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो जो हाइट है वो हो जाएगा 96। हाइट कितना हो जाएगा, 96। आप समझ पा रहे हो, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, इसको भी 4 से डिवाइड किया है, तो इसको भी तो 4 से डिवाइड करना होगा ना, तो उसको आप गुना करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड करके देख रहा था। तो इसको अगर हम देखें तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, आधार कितना है 56, आधार कितना है 56, ऊंचाई कितना है 96, है ना, ऊंचाई है 96। मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, आप अगर एक त्रिभुज में लेके चलेंगे तो एक बार 28 लिखेंगे, उसके बाद इधर वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो मैं दोनों को एक ही बार लेके चल रहा हूँ। तो ये अगर देखें तो ये 28 से यहाँ पे गुणा हो कट जाएगा, और 28 से 8 6 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, अब चाहो तो गुना भी कर सकते हो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गुना करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बोला कि ऑप्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो आपको देखना भी होता है। ऑप्शंस पे एक नज़र आपको जरूर डालना चाहिए कि कहाँ पे आप समय बचा सकते हैं, है ना। यहाँ पे गुना करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में आपको बताना है। देखिए एकदम इसको हम बेसिक से आपको बता देते हैं। ठीक है, टोटल कितना लगता है 20 घंटा, ये मुझे पता है कि टोटल 20 घंटे लगते हैं, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। मैं मान लेता हूँ कि जो दूरी है वो है x, दूरी कितना है x, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो आधा दूरी कितना होगा x/2, आधा दूरी मतलब x/2, टोटल दूरी है अगर x तो आधा कितना x/2, समय बराबर होता है क्या दूरी बटा चाल, तो दूरी लिख लिया, और चाल जाएगा नीचे, चाल कितना है 57, चाल कितना है 57, सही है, ये पहला का हो गया। दूसरा आधा दूरी दो और जो बचा हुआ है, आधा और भी तो बचा हुआ, आधा यहाँ पे तय किया, आधा और बचा हुआ है, उसको 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, तो ये भी हो गया दूरी बटा चाल, 95 नीचे आएगा ना, ठीक है, ये सही है। टोटल कितना इसको लगा है, टोटल लगा है 20 घंटा, ये सही है, 20 घंटा लगा है। इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो x ये हो जाएगा 114 प्लस x 95 दूनी 9 दूनी 18 190 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हमको जोड़ना होगा, इसको तो जोड़ना होगा ना, हाँ इसको एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। 19 या 57 570 होगा क्या, हाँ 570 होगा, ठीक है 570 होगा, तो 14 पर 6 70, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 19 या 57, यानी कि ये 3x,
इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है 20। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इधर मैं आता हूँ, इधर आ जाते हैं 8x कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू होंगे 20 इंटू 57, 57 दूनी 114 फिर डबल जीरो। तो x को अगर निकालना है तो 8 से इसको काटना होगा, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 8 बचे 40, 1420 किलोमीटर, 1420 किलोमीटर टोटल दूरी हो, 1425 सॉरी 1425 किलोमीटर। सही है, ठीक है, एकदम बेसिक से मैंने बताया, एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 50 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। 50 पुरुष कितने दिन में 12 दिन में, उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करने के, अच्छा ये तो बहुत ईजी हो गया भाई, 50 दिन में ही पूरा करना है तो कितने पुरुष की जरूरत होगी, तो ये तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 12। ये तो देख के मार सकते थे, 2 सेकंड का आंसर था ये, 2 सेकंड का ही प्रश्न था, ज्यादा समय का नहीं था। आगे बढ़ेंगे हम। किसी वस्तु को इसके मूल्य, सॉरी यहाँ मूल ही लिखा हुआ, किसी वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है ना। 2/5% पर बेचने पे क्या होती है, हानि होती है। देखिए अगर 2 रुपये में बेच रहा है, वास्तविक जो है वो कितना है 5, 2/5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझें। देखिए 2/5 कहने का मतलब है कि अगर विक्रय मूल्य 5 था, विक्रय मूल्य होना चाहिए था 5, लेकिन उसने बेच कितना में दिया, 2 में बेच दिया, 2 ही रुपए में बेच दिया। जब उसने 2 रुपए में बेचा तो 27% की क्या हो गई, हानि हो गई। 27% की हानि हो गई, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना परसेंट का है, 100% होता है। ये वैल्यू जो है 27 माइनस कर देंगे तो ये कितना, 27 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 होगा क्या, 73, हाँ 73। ये जो वैल्यू है ये 73% का दिया हुआ है, कितने परसेंट का, ये 73% का वैल्यू है। ठीक है 73% का वैल्यू है, 73% पर ही उसने बेच दिया है। ठीक है 73% पर। वो बोला यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य 5 है, ये आप ध्यान रखना, मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता, 84% पर बेचता है, 84%। अगर मूल विक्रय मूल्य 5 है तो 5 का 84% कितना होगा, 84 पचे होता है कितना, 420, 420 यानी कि 4.2। चलिए इसका कितना पर बेचना है इसको, 84% पर, 84%। ये कितना आ गया वैल्यू, 4.2। ठीक है 4.2 सही है। तो यहाँ पे आपको बस हम 100 लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ देखें कि 2 से ये कितना गुना हुआ है, ये 36.5 गुना, 36.5 गुना हुआ है। ठीक है तो इसको भी 36.5 गुना कर देते हैं, कितना 36.5 टाइम इसको भी गुना कर देते हैं। चलिए 36.5 इसको गुना करते हैं, देखते हैं 36.5 कितना से गुना करना है, 42 यानी 4.2 से, 4.2 से समझा देंगे हम आपको। तो 36 दूनी 72 और 1 73, 73 दूनी होता है 146, है ना, 146 ही होगा ना। ये 1 4 एक सेकेंड 1 4 6 पे 1 0, चलिए 0 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, ये हो गया 5 और ये 1, यानी कि टोटल जो विक्रय मूल्य होना चाहिए, है ना, टोटल जो है वो कितना होगा, 153.30, इतना रुपए। ठीक है हमने यहाँ पे 100% मान के चला है, तभी तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 का जो वैल्यू है वो है 73%, 2 का वैल्यू है 73%, मैंने 100% माना है, 100 माना है, तो यहाँ पे देखें तो 153.30 आ रहा है, यानी कि अगर इसमें से हम 100 घटा लें तो 53.3 जो है वो लाभ है, 53.30%। चलिए ये इसका सही जवाब है। ठीक है 53.30% इसका क्या है, लाभ है। समझ में आ गया है, आप इसको प्रैक्टिस करना, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, पहले भी मैंने ऐसा प्रश्न आपको करवाया हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं 7 5 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाती है। देखिए एक जो संख्या है वो है 7x और एक जो संख्या है वो है 5x। ठीक है इसमें क्या किया गया, 14 की वृद्धि की जाती है पहली संख्या में, चलिए इसमें 14 बढ़ा देते हैं। ठीक है 14 बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या बोला गया, दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाती है,
5 की कमी। देखिए सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शन से, अगर आपके पास अगर समय नहीं है तो आप पहले लास्ट वाला लाइन को पढ़ सकते हैं। क्या बोला गया है? दोनों मूल संख्याओं का योगफल, दोनों मूल संख्याएं ये हैं यानी 12, 12 से कटने वाला यहाँ पे आंसर होना चाहिए। 12 से कटने वाला, 12 से कटने वाला तो मुझे बस 96 ही दिख रहा है भाई, मुझे तो 96 दिख रहा है। और कोई 12 से कट रहा है क्या? और तो 12 से नहीं कट रहा है, तो 96 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, 96 तो मुझे लग रहा है कि 96 होना चाहिए। मैंने जैसे बोला वैसे ही इसको कर दिया है, 7x और 5x। पहली संख्या में 14 बढ़ाया, दूसरी संख्या में 5 माइनस कर दिया, उसके बाद जो अनुपात है वो हो गया 4:2, 4:2। इसको आप 2:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 5 के 20, 20x माइनस 5 के 20 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 28। सही है, तो ये 14 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 6x, और ये 20 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 28 और 20 48, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आया है 8 × 48 यानी कि 8, x का वैल्यू आया 8। हमें बोला गया है दोनों मूल संख्याओं का योगफल, दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना होगा, मूल संख्याएं हैं 7x और 5x यानी कि 12x, 12x, 12x को 12x जो है वो है जो योगफल, 12x, x के जगह पे हम 8 अगर रख देंगे तो 12 × 8 यानी कि 96 इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होते, मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास समय नहीं है तो हम ऑप्शन से भी जा सकते थे, आसान होता। ठीक है, लास्ट वाला लाइन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने बताया कि ऑप्शंस होते ही इसलिए हैं ताकि आप उस ऑप्शन को एक बार जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 3000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए 22 फरवरी 2024, यहाँ पे ध्यान देना है 2024 जो है वो एक लीप ईयर है ना, लीप ईयर मतलब 366 दिन होंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, यानी कि इसमें जो है वो होंगे 366 डेज, 366 दिन होंगे। ठीक है, 22 फरवरी से चल रहा है, यानी अंतर तो फरवरी में होता है ना। ठीक है, फरवरी इसमें 29 दिन का होगा, 22 से 29 कितना होगा, यानी कि 7 दिन जो है वो फरवरी में होगा। कितना दिन, 7 दिन। उसके बाद मार्च आएगा, मार्च होता है 31 दिन का, कितने दिन का, 31 दिन का। उसके बाद 23 अप्रैल तक जाना है, तो 23 अप्रैल में कितना दिन, 23 दिन। 1 मिनट, अप्रैल में कितना, 23 दिन। ये टोटल कितने दिन हो गए, 7 और 1 8 और 3 11, 1 61 दिन। ये तो वही वाला आ गया भाई। चलिए 61 दिन, तो हम क्या निकालना है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, मूलधन, मूलधन दिया हुआ है 3000, मूलधन गुने समय, समय को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 366 से भागा देंगे। मूलधन गुने समय गुने दर जो है वो 8% दिया हुआ है, बटा 100, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये 6 पचे 30 कटेगा, तो 8 पचे 40 इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कितना, 40 रुपये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई में, अच्छा डी की आयु सी की आयु की 4 गुना है, ए की आयु सी की आयु की 2 गुनी है, डी की आयु बी की आयु सी की 5 गुनी है, बी की आयु 12 है, बी की आयु जो है वो 12 वर्ष है, यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है। ये तो रीजनिंग है भाई। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं, बी की आयु मुझे पता है, चलिए जो पता है उसको पहले लिखते हैं हम। बी की आयु मुझे पता है कि 12 वर्ष है। अब देखते हैं कि बी की बात और कहाँ पे हुई है। बी कहाँ पे, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। अच्छा बी है यहाँ पे, मतलब ये लाइन वाला सॉल्व करते हैं। डी की आयु बी की आयु की 5 गुनी है। चलिए बी की आयु अगर 12 है तो डी की आयु कितनी होगी, 60, क्योंकि बोला गया है कि डी की आयु जो है वो बी की आयु की 5 गुनी है, तो बी से 5 गुना होगा। हम देखते हैं कि बी और डी में से जहां पे भी कोई कॉमन मिले उसको देखते हैं। तो ये यहाँ पे डी की आयु सी की आयु की 4 गुनी, अच्छा ये तो है, डी की आयु पता है ना मुझे, तो डी की आयु सी की आयु की 4 गुनी है। चलिए यानी कि सी की आयु कितना होगा, 15, तभी तो ये 15 से 4 गुना हुआ। ठीक है, आप देखते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए की आयु सी की आयु की 2 गुनी है। अच्छा सी की आयु जितनी है उससे ए की आयु क्या है, 2 गुनी है, 2
दुगनी हो गई, सी से दूना। अब हमें क्या बोला गया है, बी की आयु 12 है, वो तो हो गया। यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है, अच्छा, ए की आयु की 3 गुनी, ए कहाँ पे, ये यहाँ पे, और ई की आयु जो बता रहा है वो है 3 गुनी ए से, यानी कि ये 90 वर्ष ई है। बोला है ई की आयु कितनी होगी, तो 90 वर्ष इसका सही जवाब है। ठीक है, 90 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 169 सेकंड में पार करती है, अच्छा, खंभे को पार कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही सिर्फ पार करना होगा, क्योंकि खंभे का तो कोई लंबाई होगा नहीं। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो अपने आप को ही पार कर रही होगी। ठीक है, तो 1352 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई है। कितना, 1352 मीटर। कितना समय लेता है, 169 सेकेंड, 169 सेकेंड। ठीक है, 169 सेकेंड। चलिए हम काट लेते हैं इसको, नहीं भी काटेंगे तो भी बन सकता है। 9 8 72, क्या 8 बार में कटेगा, 9 8 72, 9 8 72, 7 बचेगा, और 8 6 48 और 7 55। हाँ, 8 बार में ये कट रहा है, ये 8 बार में एग्जैक्ट कट रहा है, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी क्या है, चाल है, 8 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला गया है कि 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगा। तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 256 मीटर है, और खुद का जो लंबाई है वो भी तो पार करेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1352 प्लस 256 मीटर की लंबाई, किसकी, प्लेटफॉर्म की, ये दोनों पार करना होगा। तो ये दोनों जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 5 10 की 0 हाथ में 1, और ये हो गया 3 3 6 और 1, 1608 मीटर इसको जाना है। कितने की स्पीड से, 8 के स्पीड से। ठीक है, 8 के स्पीड से। तो कितना लगेगा, कितना इसको समय लगेगा, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे आ जाएगा 0, और 8 एकम 8, 201 सेकेंड का समय लगेगा। कितना सेकेंड, 201 सेकेंड। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, हाँ मुझे नींद आ रही है, 3:30 होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया भाई। किसी विद्यार्थी को, अच्छा, किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में औसत अंक 94 है। किसी विद्यार्थी का जो है 6 विषयों में औसत अंक कितना है, 94 है। 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद, पुनर्मूल्यांकन कहने का मतलब है कि उसको दोबारा उसको चेक किया गया, और जब दोबारा उसको चेक किया गया तो 75 से 89 हो गया। देखिए मूल जो था, मैं बता रहा हूँ, जो मूल था पहले जो था वो था, जो भी रहे उससे मतलब नहीं, पहले जो था और बाद में क्या हुआ वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहले था 75, ये हो गया कितना, 89। ठीक है, उसके बाद 82 से हो गया 90, 82 से हो गया 90, उसके बाद एक हो गया 80 से 88, कितना, 80 से 88 हो गया। सही है, देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने की बढ़त हो रही है। इसको अगर देखें तो यहाँ पे 14 की बढ़त हो रही है, कितना, 14। यहाँ पे कितना, 82 से 90 हुआ, यानी कि 8 नंबर यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे भी 8 नंबर बढ़े। 80 से 88 हुआ तो 8 नंबर बढ़े, 8 दूनी 16, यानी कि टोटल जो है 30 मार्क्स उसके बढ़ गया। कितने मार्क्स, 30 मार्क्स। 6 विषय हैं और 3 विषय में मिला के 30 मार्क्स बढ़े, और बाकी जो शेष जो 3 विषय बचा हुआ था उसमें मार्क्स नहीं बढ़े, जितना पहले था उतना ही रहा। तो टोटल में, क्योंकि औसत अंक हमें नया औसत पूछा है, तो ये जो 30 अंक बढ़ा है ये तो 6 में बटेगा ना, अगर केक कटेगी तो सब में बटेगी। ठीक है, केक कटेगी तो सब में बटेगी, हमारे गुरुदेव की बहुत मतलब कि ये कोट्स है, देखते हैं। तो ये 30 अंक जो बढ़ा वो 6 में बटेगा, 6 में बचेगा, यानी कि 5 5 जो नंबर है वो सबके बढ़ गए। पहले था 94, अब हो गया 99। ठीक है, 5 5 नंबर सब में बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी नहीं है, इसको लिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया इसको। देखिए क्या लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। a की पावर 10 है इंटू बी की पावर 3 है इंटू सी का पावर 9 है। और ये प्रश्न जो है ना हर शिफ्ट में पूछा गया 1 2, ठीक ना, a के पावर 9 इंटू बी का पावर 6 इंटू सी का पावर 9। देखिए जब भी अगर क्या होता है कि ये अगर a का पावर अगर 4 दिया हुआ है, नीचे अगर a का पावर 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, a का जो पावर है ना वो हम घटा लेते हैं।
क्या करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि भागा है ना, पावर जो है वो भागा में है, तो 4 - 2 यानी कि a का पावर जो है यहाँ पे 2 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो हमें भी वही करना है, a का पावर 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, a का पावर 1, a का पावर 1 इंटू यहाँ पे b का पावर 3 है, घटाना है -6, घटाना है 6, तो कितना हो जाएगा, b का पावर -3 में आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा हो रहा है। उसके बाद इंटू 9 - 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि c का पावर 0। तो इसी तरह से एकदम एग्जैक्ट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑप्शंस एग्जैक्ट इसी तरह के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ही देखना है और कुछ नहीं देखना, आप यहीं पे देखना है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 3 में से 6 गया -3, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, बस कहानी खत्म है, कुछ करना ही नहीं है। अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में बताना है। ऐसा तो प्रश्न मैंने बताया अभी, फिर से करूं क्या, चलिए देख लेते हैं। यात्रा की कुल दूरी बतानी है, देखते हैं कुछ कटने वाला है। 14 से 14 चौके 56, अच्छा नहीं, चलिए देखते हैं। क्या है कि टोटल जो समय लगा है वो लगा है 14 घंटे, 14 घंटे लगे हैं, और जो दूरी है वो मुझे नहीं पता है कि कितना है। पहला मैंने दूरी को मान लिया, दूरी उस समय भी हम लोगों ने माना था x किलोमीटर, x किलोमीटर। आधी दूरी का आने का मतलब x/2, x/2 कि कैसे, 39 के स्पीड से, 39 के स्पीड से समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है x/2 और चाल है 39। उसी तरह से आधा जो दूरी और बचा हुआ है x/2 और बचा हुआ है, वो जो है 45 के स्पीड से जाएगा। कैसे, 45 के स्पीड से। तो टोटल जो है उसको 14 घंटे का समय लग रहा है। टोटल समय कितना, 14 घंटा। यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा चाल, आधा दूरी यहाँ आधा दूरी यहाँ, टोटल 14 घंटे लगे। इसको देखें तो x/39 दूनी 78, 39 दूनी 78। इसको देखें तो x/45 दूनी 90, 45 दूनी 90 बराबर लग रहा है 14 घंटे। तो ये क्या कटेगा, क्या ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा कितना, 78 और 90 का, 78 और 90 का, 13 × 78, अच्छा 6 बार कटेगा ना, 13 × 78 और 15 × 90, 15 × 90 यहाँ 13वां 17 से, 13वां 17 से 1170, 1170 अगर हम देखें तो ये तो 15 बार में जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 15x प्लस ये 9 × 27 यानी कि ये हो जाएगा 13x। ठीक है, 13x, ठीक है, क्योंकि 13 × 78 यहाँ भी था तो 78 यहाँ आया, 15 बचा हुआ है। उसी तरह से 90 देखें तो 15 × 90 यहाँ हो गया, बच गया 13, तो 13 ये हो गया। ठीक है, सही है, इसका मान दिया हुआ है 14। अब अगर इसको देखें, अब अगर हम इसको और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 15 और 13 होता है 28, 28x बराबर हो जाएगा ये 14 × 1170, 1170 × 14। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1170 × 14, अब डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ काट सकते थे। ठीक है, 28 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 585 किलोमीटर टोटल इसका दूरी है, 585। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों को 1/5, 1/7 और 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो अमर को कितने सेब मिलेंगे। देखिए, 1/5, 1/7 और 1/6, एक सेकेंड, 1/6, सही है। इसको सबसे पहले तो हम इक्वल करते हैं, तो कोई ऐसा संख्या जो कि इसको इक्वल कर दे, तो कोई जो है कॉमन नहीं है, 6 × 25 30 यानी कि 7 × 21 210 ही होगा। चलिए सबको 210 बनाते हैं, 210, तो ये कितना हो जाएगा 210, तो बचेगा कितना, 7 × 6 42, बचेगा 42। ठीक है, इसको भी उसी तरह से करें तो नीचे 210 और ये 7 है तो 6 × 25 30 है ना, यही दोनों ना बचा, ये तो कट गया। उसी तरह से यहाँ देखें तो इसको भी 210 और 6 खत्म यानी कि 7 × 5 35 यहाँ बचा,
ये नीचे वाला आप सबको कर दो कैंसिल, क्योंकि इससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबको मैंने बराबर कर लिया। यानी कि ये जो है अनुपात इसी अनुपात में अब बटेगा, 42 अनुपात 30 अनुपात 35 में। हमें क्या बोला है? अमर। अमर का कौन है? अजय, अमित और अमर। अमर लास्ट वाला है यानी 35 वाला। अमर को कितना मिल रहा है? 35। अमर को कितना? 35। टोटल कितना? टोटल है 5 2 7। टोटल है 5 2 7 और 3 3 6 4 10, 107 इंटू 214, क्योंकि टोटल जो है 214 सेव है। टोटल कितना सेव है? 214 सेव। तो ये तो 2 बार में खत्म हो रहा है, यानी 35 दूनी जो 70 सेव है वो मिलेगा अमर को। कितना? अमर को 70 सेव मिलेंगे। ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, नींद आ रहा है मुझे। मूल्यांकन करना है, ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे। 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3। 3 माइनस 6, 3 दूनी 6, तो 19 माइनस 6 इज इक्वल टू 13। 19 माइनस 6 इज इक्वल टू 13। आगे बढ़ेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? यही ना, 25% उसको लाभ चाहिए भाई। 25% लाभ चाहिए किस पे? 40 पे। यानी कि जो 40 है, 40 नींबू है, ये 40 नींबू का जो मूल्य है ये कितना है? 125%। ये कितना है? 125%। 125% बराबर 40 नींबू। तो 100% का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। 100% का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो मुझे 100% हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है ना। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर 5 से डिवाइड करते हैं, अगर इसको 5 से हम अगर डिवाइड करते हैं और गुना 4 करते हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाई 5 और क्या कर रहे हैं? गुना 4, तब तो 100 आ जाएगा ना। डिवाइड 5 गुना 4 अगर करें तो 100 आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी अगर डिवाइड 5 और गुना 4 कर देते हैं, डिवाइड 5 और गुना 4 कर देते हैं, तो डिवाइड 5 करेंगे तो हो जाएगा 8 और गुना 4 यानी कि 32। 32 इस सवाल का सही जवाब है। 32 नींबू अगर देगा तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। 1 रुपए में 40 नींबू, 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 पैसे, 100 पैसा, 100 पैसा में कितना खरीदा है? 40 नींबू। 25% लाभ चाहिए, यानी कि 125 पैसा चाहिए। 125 पैसा में 40 नींबू इसको बेचना होगा। कितना? 125 पैसा में कितना बेचना होगा? 40 नींबू। 40 नींबू, तब इसको क्या हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा, है ना। ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। ये हुआ विक्रय मूल्य। तो मुझे 125 पैसा में तो नहीं ना पूछा गया, मुझे पूछा गया है कि 1 रुपए में कितना नींबू बेचना होगा। अगर 125 पैसे में 40 नींबू है तो 1 पैसा में कितना होगा? 40 बटा 125 नींबू। ठीक है, नींबू की संख्या यहाँ से मुझे निकल जाएगी। तो हमें पूछा गया 1 रुपए में मतलब 100 पैसा में, तो 100 पैसा में कैसे निकालेंगे? 40 बटा 125 गुने 100। 25 चौके 100 और 25 पचे 85, ये 8 बार में कटेगा। 8 चौके 32 नींबू, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन ये तरीका आपको एग्जाम में यही अपनाना। ये क्या होता है कि आप देख के भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। चलिए इसको फिर से हम लिख लेते हैं। ये है वॉशिंग मशीन और ये है टीवी। टीवी का कीमत अगर 100 रुपए है तो वॉशिंग मशीन का 60 होगा, क्योंकि 40% कम है ना। वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन, अच्छा वॉशिंग मशीन 5 खरीदा गया है। कितना? 5। और टीवी कितना? 7। टीवी कितना? 7 टीवी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 6 पचे 30, 300 रुपए का, और इसका यहाँ पे 700 रुपए का, यानी कि 1000 रुपए का। चलिए बहुत अच्छा नंबर आया, परसेंटेज निकालने से आप बच गए, है ना। 1000 रुपए क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट है। 64% की वृद्धि होती है वॉशिंग मशीन में, तो 64% इसको हम बढ़ा देते हैं, तो 64 दिया कितना होगा? 6 18 100 और 4 12, 192। 192 की वृद्धि हुई यहाँ पे वॉशिंग मशीन में। अब क्या हो रहा है? टीवी की कीमत में 20% की कमी की जाती है। टीवी की कीमत में 20% कमी हो रहा है, यानी कि 140 रुपए की कमी हो रही है। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 192 का वृद्धि, यहाँ पे 140 की कमी, तो टोटल जो है वृद्धि वाला ज्यादा है। कितना? 52 रुपए का वृद्धि हो रहा है। 52 रुपए का, 52 रुपए का वृद्धि हो रहा है। अब 52 रुपए का वृद्धि हो रहा है 1000 पे। अगर परसेंटेज हम निकालें, अगर ये 100 होता
तब ये 52 होता। अगर ये 100 होता तो 52% होता, लेकिन ये 1000 है तो 1 पॉइंट यहाँ और आएगा, यानी कि 5.2% की वृद्धि होगी। 5.2% की वृद्धि होगी, कमी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? अच्छा अच्छा, तो अब तो ये इसको तो आप आराम से कर सकते हैं भाई, ये मैं क्या ही बताऊं। चलिए, कॉस 55 और ये साइन, कॉस 35 डिग्री और ये नीचे है साइन 55 डिग्री, तो ये तो कहानी हो जाएगा खत्म, कहानी खत्म। और इसी तरह से साइन 11 और कॉस 11, अच्छा 1 हो जाएगा ना, हाँ 1 होगा, 1 माइनस 1 ये हो गया, कहानी खत्म, यानी कि 0। यहाँ पे देखें तो कॉस 28 और कॉस 62, ये हो गए टोटल 90, यानी कि ये हो गया 1। और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 और 1 2 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, 2, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, ये 40 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, और मैं यही बोलूँगा कि इतना रात को जग के सब मैंने खुद खुद से क्या किया, खुद से मैंने टाइप किया, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। और मैंने सोचा कि नहीं, मैं करवा देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। तो अगर ये आपको अगर लगा हो कि मैंने मेहनत की है इस पे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। इसी तरह से अगर कोई भी एग्जाम आता है तो मैं उसका एनालिसिस भी करवाता हूँ और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। डेली मेरी वीडियो आती भी है, 1 या 2 वीडियो आपको डेली मिलते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।